आज से कुछ साल पहले जब भी दुबई का नाम लिया जाता था तो दिमाग में विलासिता का एक ऐसा नखलिस्तान आता था जहां पैसा नामुमकिन को मुमकिन बना देता था और बंद कमरों में अरबों डॉलर के सौदे तय होते थे। लेकिन आज आप और मैं मिलकर इस रेगिस्तानी साम्राज्य के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई को खंगालेंगे। मई साल 2026 की इस तपती दोपहरी में दुबई को करीब से देखिए। जो शहर कभी दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र हुआ करता था, वो आज एक सुनसान भूतिया खंडहर में तब्दील हो रहा है। आलीशान रिहायशी सोसाइटियों में रहने वालों की तादाद 90% से घटकर 30% से भी कम रह गई है और वित्तीय केंद्रों में लेन देन 14 दिनों के भीतर 65% तक गिर चुका है। ये गिरावट किसी भी निवेशक का दिल दहला देने के लिए काफी है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह विशाल साम्राज्य किसी बम धमाके या फिर किसी भयानक प्राकृतिक आपदा के कारण ताश के पत्तों की तरह नहीं बिखरा है। इसके बजाय ये उस अदृश्य भरोसे के खत्म होने से ढह रहा है जो कभी इस शहर की अकूत संपत्ति की बुनियाद हुआ करता था। मेरी जांच के दौरान जब मैं जेबल अली पहुंचा तो वहां की खामोशी डराने वाली थी। बरसों से हमें ये कहानियां सुनाई जाती रही हैं कि डीपी वर्ल्ड की विशाल क्रेनें 24 घंटे बिना रुके काम करती हैं, जो शंघाई से लेकर रॉटरडैम तक पूरी दुनिया के व्यापार को आपस में जोड़ती हैं। इसे एक ऐसी जगह के रूप में पेश किया गया था जिसके बिना वैश्विक व्यापार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन मार्च साल 2026 आते आते अचानक पूरी दुनिया की नींद टूट गई और हकीकत सामने आ गई। इस पूरे संकट की शुरुआत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पैदा हुए भू राजनीतिक तनाव से हुई थी। जब फरवरी के अंत में सैन्य खतरों ने इस पूरे खाड़ी क्षेत्र को नो गो जोन में बदल दिया, तो मरसक, एमएससी और हैपैग लॉयड जैसी दिग्गज कंपनियों को किसी वित्तीय विशेषज्ञ की रिपोर्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बस अपने बही खातों को देखा और तुरंत कदम पीछे खींच लिए। और देखते ही देखते जो समुद्री जहाज कभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धड़कन हुआ करते थे, उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। जेबल अली में माल की आवाजाही हर दिन औसतन 3,800 टीईयू से घटकर महज 2 हफ्तों में लगभग शून्य पर आ गई। ये गिरावट नहीं, बल्कि सीधे खाई में गिरने जैसा है। जो बंदरगाह कभी रोलेक्स घड़ी की तरह बिल्कुल सटीक समय पर काम करते थे, वे आज रेगिस्तान की धूप में लावारिस पड़े हैं। हमने अक्सर लॉस एंजलिस या लॉन्ग बीच जैसे बंदरगाहों पर जहाज़ों की भारी भीड़ और जाम के बारे में सुना है, लेकिन यहां मामला कुछ और ही है। ये कोई भीड़भाड़ नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर तबाही और अकेलापन है। जेबल अली इसलिए ठप नहीं पड़ा है कि वहां काम का बोझ ज्यादा है, बल्कि इसलिए सूना पड़ा है क्योंकि अब कोई भी जहाज वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। जंग के बढ़ते खतरों के कारण बीमा प्रीमियम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इस जलडमरू मध्य से मालवाहक जहाज को गुजारना दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जुआ बन गया है। इस नुकसान की भरपाई के लिए ओमान से एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने जैसे कागजी समाधान पेश किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये एक टूटते हुए बांध पर टेप लगाने जैसा है। समुद्र के बजाय ट्रकों से रेगिस्तान पार करा के सामान भेजने से खर्च 120% तक बढ़ जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रसद और माल ढुलाई की दुनिया में वक्त ही असली पैसा है, और इस तरह की देरी किसी भी सप्लाई चेन के लिए एक जानलेवा झटका साबित होती है। इसका नतीजा क्या निकला? एक के बाद एक सब कुछ तबाह होता चला गया। वे आलीशान गगनचुंबी इमारतें और सुख सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट्स, जिनके निर्माण के लिए कभी दुनिया भर से हजारों टन स्टील और कीमती सामान मंगाया जाता था, आज केवल लोहे के बेजान ढांचे बनकर खड़े रह गए हैं। ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया है, सिवाय उस भारी कर्ज और ब्याज के जो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक पत्रकार के तौर पर जब मैं इस तबाही को करीब से देखता हूं, तो समझ आता है कि सबसे बड़ा सबक कोई तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि इंसानी अहंकार था। दुबई का यह घमंड कि उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती, आज कांच की तरह चकनाचूर हो चुका है। जब समुद्र के रास्ते पूरी तरह बंद हो जाते हैं, तो जेबल अली जैसा बंदरगाह, जिसे कभी इस देश का आर्थिक दिल कहा जाता था, महज एक सुनसान और अलग थलग पड़ा ठिकाना बनकर रह जाता है। जब बाजार से भरोसा उठ जाता है, तो आधुनिक से आधुनिक तकनीक भी धूल में पड़ी बेजान लोहे की मशीनों जैसी हो जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि इस अस्थिर दुनिया में अगर कुछ भी स्थायी है, तो वो है बदलाव। आपको शायद वे दिन अच्छी तरह याद होंगे जब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी डीएक्सबी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। एमिरेट्स एयरलाइंस के नेटवर्क के दम पर यह हवाई अड्डा
फॉर्च्यून 500 कंपनियों के बड़े अधिकारियों से लेकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए एक बेहद जरूरी पड़ाव हुआ करता था, जहां वे अपनी लंबी उड़ानों के बीच कुछ पल सुकून और विलासिता के साथ बिताना पसंद करते थे। आप विमान से नीचे उतरते थे, फर्स्ट क्लास लाउंज में महंगी शैंपेन का लुत्फ उठाते थे और ऐसा महसूस होता था मानो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो। लेकिन मेरे दोस्तों, वो साल 2025 की पुरानी बात थी। मार्च साल 2026 अपने साथ एक बेहद कड़वी और डरावनी हकीकत लेकर आया है। जब खाड़ी देशों का हवाई क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से बारूदी सुरंग की तरह संवेदनशील हो गया, तो विमानन सुरक्षा से जुड़ी रेटिंग्स अचानक लाल निशान पर पहुंच गईं। ब्रिटिश एयरवेज या लुफ्थांसा जैसी दिग्गज विमानन कंपनियों की शान माने जाने वाले वे विशाल बोइंग और एयरबस विमान अब दुबई की तरफ उड़ान नहीं भरते। वे चुपचाप सुरक्षित रास्तों की तरफ मुड़ गए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि हवाई यातायात में पिछले साल के मुकाबले 70% से भी अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। वे आलीशान और जगमगाते लाउंज, जहां कभी महंगी कॉफी की चुस्कियों के साथ करोड़ों डॉलर के सौदों पर दस्तखत किए जाते थे, आज किसी उजाड़ म्यूजियम की तरह सुनसान पड़े हैं। ये संकट सिर्फ उड़ानों के रद्द होने का नहीं है, बल्कि उस पूरे बिजनेस मॉडल के ढहने का है जिसे कभी अजेय माना जाता था। दुबई ने अपना पूरा दांव दुनिया को आपस में जोड़ने की अपनी बेजोड़ सुविधा पर लगाया था, लेकिन जब आसमान ही सुरक्षित न रहे तो वो बुनियाद ही खत्म हो जाती है। यहां आने वाले अमीर रईस जो कभी दुबई को अपने घर का आंगन समझते थे, उनके पास सब्र नाम की चीज नहीं है। वे इतनी तेजी से अपना पैसा और ध्यान हटा रहे हैं जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के कंप्यूटर बुरे समाचारों पर प्रतिक्रिया देते हैं। विडंबना देखिए, जब समुद्र का रास्ता बंद होता है तो विमान सेवा ही एकमात्र सहारा होती है, पर यहां वो सहारा भी खत्म हो चुका है। यात्री विमानों के वे बड़े बड़े केबिन, जिनमें कभी एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों के हाईटेक पुर्जों से लेकर महंगे ब्रांडेड उत्पाद भरे रहते थे, आज पूरी तरह खाली और वीरान पड़े हैं। एमिरेट्स और उसकी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी डेनाटा को रनवे पर खड़े बेजान हवाई जहाजों के रखरखाव के लिए भारी भरकम बिलों का भुगतान करना पड़ रहा है। अगर हम इसके गहरे असर को समझने की कोशिश करें तो दुबई कभी दुनिया के बड़े फैसलों का मुख्य मंच हुआ करता था, लेकिन उड़ानों और आमने सामने की मुलाकातों के बिना दुनिया भर का पैसा और दिमाग अब दूसरे सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख कर रहा है। नए कारोबारी केंद्र अब उन देशों में विकसित हो रहे हैं जहां का आसमान पूरी तरह सुरक्षित है और जहां युद्ध का खतरा बेहद कम है। दशकों से चली आ रही दुबई की जो चमक थी, वो अब इतिहास की किताबों का हिस्सा बनने की कगार पर खड़ी है। दशकों से हमें ये पट्टी पढ़ाई गई कि दुबई रेत से उठ खड़ा हुआ एक ऐसा अजूबा है जो आसमान को छूने का हौसला रखता है। बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतें सिर्फ कंक्रीट और लोहे का ढांचा नहीं थीं, बल्कि उन्हें एक ऐसे अटूट भरोसे के प्रतीक के रूप में बेचा गया था जो कभी खत्म नहीं होगा। जिन लोगों को संपत्ति और सुरक्षा के रिश्ते की गहरी समझ है, उन्हें कभी दुबई के निवेश प्रस्ताव गोल्डमैन सैक्स की उन चमचमाती फाइलों जैसे आकर्षक लगते थे, जो दहाई अंकों के भारी मुनाफे का लालच देकर अपनी ओर खींचते थे। लेकिन जब मैं आज मई साल 2026 की कड़वी जमीनी हकीकत का विश्लेषण करता हूं, तो हवा का रुख पूरी तरह बदला हुआ पाता हूं। जो कल तक एक सुनहरे सपने जैसा लग रहा था, वो आज एक डरावने सच में तब्दील हो चुका है, जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। किसी तेजी से बढ़ते बाजार के जोश के बजाय आज हम एक ऐसी मंदी के गवाह बन रहे हैं जहां इस रेगिस्तानी प्रयोग की बुनियादी दीवारें दरक रही हैं। ये पूरी तरह से खत्म होना नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन इसकी बाहरी चमक दमक अब उतरने लगी है, जिसके पीछे का बदसूरत सच साफ नजर आने लगा है। जब युद्ध और तनाव जैसी खबरें ब्लूमबर्ग या सीएनबीसी की सुर्खियां बनने के बजाय सीधे निवेशकों की जेब पर असर डालने लगें, तो बड़ी कंपनियां अपनी पूंजी बचाने के लिए कागजी दांवपेच छोड़कर कड़े कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि जमीनी स्तर पर वास्तव में क्या हो रहा है? वो समझदार निवेशक और बड़ा पैसा जो हमेशा हवा के रुख को सबसे पहले भांप लेता है, वो चुपचाप और बेहद तेजी से इस शहर से बाहर निकल रहा है। ये बड़ा निवेश अब सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अमेरिका के स्थिर और सुरक्षित रियल एस्टेट बाजारों की तरफ भाग रहा है, या फिर जेपी मॉर्गन जैसे पुराने भरोसेमंद संस्थानों के पोर्टफोलियो में पनाह ले रहा है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही किसी पर रहम करते हैं।
पाम जुमेरा या डाउनटाउन दुबई जैसे अमीरों के सबसे पसंदीदा इलाकों में आज संपत्तियों के दाम बहुत तेजी से गिर रहे हैं। यहाँ की रौनक केवल कम नहीं हुई है, बल्कि पूरी तरह गायब हो चुकी है। एमार और नखील जैसे बड़े बिल्डर्स आज एक भयानक सच के सामने खड़े हैं। खरीदार पूरी तरह खामोश हैं और बाजार में केवल डर का माहौल है। जिन फ्लैटों को कुछ साल पहले सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा जाता था, आज लोग उन्हें किसी भी तरह बेचकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पैसा बाहर जा रहा है, तो वे अधूरे पड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अब आलीशान भविष्य के बजाय कंक्रीट के भूतिया खंडरों की तरह लग रहे हैं, जो रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में पड़े पड़े बेजान हो रहे हैं। और यहाँ एक ऐसी विडंबना है जो शायद आपको भी उतनी ही हैरान करेगी जितनी मुझे कर रही है। आखिर इन बड़े प्रोजेक्ट्स का क्या होगा जब वहां रहने के लिए लोग ही नहीं बचेंगे? आज हम एक खाली खोखले ढांचे के दौर को देख रहे हैं। किसी खाली गगनचुंबी इमारत के भीतर तापमान को नियंत्रित रखने के लिए एसी सिस्टम को 24 घंटे चालू रखना कितना महंगा सौदा है, ये कोई भी समझ सकता है। अकेले इस एयर कंडीशनिंग का खर्च ही फॉर्च्यून 500 कंपनियों की सूची में शामिल किसी भी बड़ी कंपनी की कमर तोड़ने और उनके पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। जैसे जैसे संपत्तियों की कीमतें रसातल की ओर जा रही हैं, स्थानीय बैंकों में जमा होता जा रहा डूबता कर्ज अब कोई काल्पनिक आशंका नहीं, बल्कि उनकी बैलेंस शीट की कड़वी हकीकत बन चुका है। ये वित्तीय संस्थान आपस में इस तरह जुड़े हैं कि मानो ताश का कोई कमजोर महल खड़ा हो। आप और मैं जानते हैं कि ये खेल कैसे खत्म होता है। जब पहला पत्ता गिरता है, तो खुद को बचाने की भगदड़ बेहद डरावनी होती है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि हमारे सामने कंक्रीट के इन बेजान ढांचों की भारी बाढ़ आ चुकी है, जबकि उन असली खरीदारों का कोई वजूद ही नहीं है जो यहां अपनी जिंदगी और सपनों का घर बसाना चाहते थे। इन गगनचुंबी इमारतों को केवल चमकीले विज्ञापनों में पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाया गया था, न कि किसी समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्या आपको सचमुच लगता है कि ऐसे लोगों के लिए पूरा शहर बसाना कोई समझदारी भरी रणनीति है, जिनका कभी वहां रुकने का इरादा ही नहीं था? जब आप इन चमचमाती लाइटों और मार्केटिंग के झूठे शोर को हटाते हैं, तो क्या आपको एक धड़कता हुआ महानगर दिखता है, या फिर दुनिया की सबसे महंगी खाली जमीनों का एक बेजान ढेर? एक खोजी पत्रकार के तौर पर मैं अक्सर सोचता हूं कि जब महाअमीरों की इस जन्नत से सबसे ज्यादा खर्च करने वाले मेहमान अचानक गायब हो जाते हैं, तो पीछे क्या बचता है? सालों तक दुबई ने केवल होटल के कमरे नहीं, बल्कि सामाजिक रुतबा बेचा। दुनिया के पहले स्वघोषित 7 सितारा होटल बुर्ज अल अरब से लेकर अटलांटिस द रॉयल की भव्यता तक, ये कभी विलासिता के ऐसे अभेद्य किले थे जहां प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करना छुट्टी मनाना नहीं, बल्कि अपनी हैसियत का खुलेआम ऐलान था। लेकिन मार्च 2026 तक आते आते ये पूरा तमाशा खत्म होने लगा। जब हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के खतरे खबरों की मुख्य सुर्खियां बने, तो सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील रहने वाले रईस मेहमानों के पास रुकने की कोई वजह नहीं बची। जांच के दौरान मिले आंकड़े साफ गवाही देते हैं कि बेहतरीन रिजॉर्ट्स में बुकिंग दरें, जो पीक सीजन में 80 से 90% थीं, वे कुछ ही हफ्तों में गिरकर 10% से भी कम रह गईं। किसी अस्थिर और असुरक्षित क्षेत्र में रहने के लिए कोई भी हर रात हजारों डॉलर फूकने को तैयार नहीं था। और यहीं पर वो विरोधाभास दिखता है जो बेहद हैरान करने वाला है। ये रिजॉर्ट्स अपना कामकाज सामान्य रूप से बंद नहीं कर सकते। क्या वे बस ताला लगाकर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। छतों पर बने पूलों के वाटर फिल्ट्रेशन और कीमती कालीनों व कलाकृतियों को बचाने के लिए एयर कंडीशनिंग को 24 घंटे चालू रखना पड़ता है। नतीजा आज हमारे सामने है एक ऐसा नाटक जिसके पास कोई दर्शक नहीं है। बैकग्राउंड साउंड सिस्टम से आज भी सुरीला संगीत गूंजता है, लाइटें अपने तय समय पर बदलती हैं और कृत्रिम झरनों के शो बिल्कुल सटीक समय पर चलते हैं। पैसा फूकने वाली ये विशाल मशीनें सिर्फ एक खाली ढांचे के वजूद को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत से चल रही हैं। एक चमचमाता हुआ मंच आज भी पूरी तरह से रोशन है, लेकिन सफाई करने वाले रोबोट और ऑटोमेटेड सिस्टम के अलावा वहां कोई इंसान मौजूद नहीं है। कभी मिशेलिन गाइड स्टार वाले रेस्तरां में काम करने वाले शेफ और मेहमान नवाजी करने वाले कर्मचारियों की कमी अब अपना गहरा असर दिखाने लगी है। वो परफेक्शन जिसे कभी दुबई की सबसे बड़ी पहचान माना जाता था, अब धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन कंपनियां अब अपने सबसे काबिल और अनुभवी कर्मचारियों के पलायन का सामना कर रही हैं, जो एक सुरक्षित भविष्य की तलाश में नौकरियां छोड़कर जा चुके हैं।
प्रीमियम सेवाएं, आलीशान स्पा और महंगे अनुभव अब बेमानी हो चुके हैं, जिससे पैदा हुआ वित्तीय शून्य इस पूरे सर्विस सिस्टम की बुनियाद को हिला रहा है। पत्रकारिता के इस सफर में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो पाता हूं कि दुबई का पर्यटन असल में एक आलीशान थिएटर की तरह था, जहां हर चीज केवल प्रभाव जमाने के लिए बनाई गई थी। जब दर्शक चले जाते हैं तो मंच भले ही रोशन रहे, लेकिन खेल खत्म हो जाता है। जटिल बुनियादी ढांचे पर बनी विलासिता हमेशा भारी जोखिम के साथ आती है। जब इस अनुभव की आत्मा यानी इंसान ही गायब हो जाएं, तो वे 7 सितारा होटल रेगिस्तान में खड़े विशाल और बेजान स्मारकों जैसे लगते हैं। ये इस बात का दर्दनाक एहसास है कि तकनीक भौतिक रूप से एक स्वर्ग तो खड़ा कर सकती है, लेकिन उसे जिंदा रखने के लिए इंसानी भरोसे की जरूरत होती है। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि इस दुनिया में भरोसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोड लिखकर प्रोग्राम किया जा सके, है ना? अगर आप कभी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी DIFC को पूंजी के प्रवाह का दिल मानते थे, जहां निवेश बैंक, हेज फंड और दुनिया के सबसे शक्तिशाली फैमिली ऑफिस एक साथ आते थे, तो आप समझते होंगे कि यह दिल केवल स्थिरता के भरोसे धड़क रहा था। स्वतंत्र कानूनी प्रणाली वाला DIFC एक ऐसी मुक्त जन्नत माना जाता था, जहां गतिशील पूंजी शेख जायद रोड पर दौड़ने वाली सुपरकारों से भी तेज बहती थी। लेकिन जरा देखिए कि मार्च 2026 में वहां क्या हालात बन गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बड़ा क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र महज कुछ ही दिनों में पंगु हो जाए, और वो भी किसी बड़ी जांच या घोटाले के कारण नहीं, बल्कि कंप्यूटर कोड की कुछ ठंडी और बेजान लाइनों की वजह से? जब भू राजनीतिक तनाव सीमा से आगे बढ़ गया, तो बड़े हेज फंडों के स्वचालित जोखिम प्रबंधन मॉडलों ने एक साथ पूंजी बचाने के प्रोटोकॉल को सक्रिय कर दिया। इसके लिए किसी बंद कमरे में तनावपूर्ण बैठकें या विशेष क्लबों में चर्चा नहीं हुई थी। सब कुछ बिजली की रफ्तार से हुआ। कंप्यूटर एल्गोरिदम ने बिना किसी हिचकिचाहट या मानवीय भावना के बिकवाली के आदेश और पैसे निकालने की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया। नतीजा ये हुआ कि नास्दाक दुबई और DIFC में व्यापार की मात्रा महज 10 दिनों में 65% से अधिक गिर गई। इसे नकदी का अचानक गायब होना ही कहेंगे। कभी हरे रंग में चमकने वाले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड अब बिल्कुल शांत खड़े हैं, जबकि पूंजी, जिसे हमेशा आज़ादी पसंद होती है, अब सिंगापुर या स्विट्जरलैंड जैसे सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग चुकी है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तकनीकी स्तर पर DIFC के ये आलीशान दफ्तर आज भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स या ब्लैक रॉक जैसे दिग्गजों के सर्वर लगातार चल रहे हैं और डेटा को ऐसे प्रोसेस कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उन चमचमाती इमारतों के भीतर अब निवेश का कोई वास्तविक निर्णय नहीं लिया जा रहा है। हमारी जांच में सामने आया कि आपकी संपत्ति डिजिटल रिकॉर्ड में तो सुरक्षित दिख सकती है, लेकिन उसे वास्तविक नकदी में बदलने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर अपनी दौलत देख तो सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह अदृश्य हो जाती है। जब DIFC वीरान दफ्तरों के खंडहर में बदलने लगता है, तो ये तबाही सिर्फ फाइलों और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहती। रियल एस्टेट और विमानन उद्योग के साथ इसका गहरा जुड़ाव तुरंत एक डोमिनो प्रभाव की तरह पूरी अर्थव्यवस्था को नीचे खींच लेता है। कानून और ऑडिटिंग जगत की बिग फोर जैसी दिग्गज कंपनियां, जो कभी बड़े व्यापारिक समझौतों पर राज करती थीं, अब चुपचाप अपने दफ्तर समेट रही हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसे बाजार को सलाह देने का जोखिम नहीं उठाना चाहता जिसका भविष्य वे खुद नहीं देख सकते। क्या आप कभी दुबई मॉल के फैशन एवेन्यू से गुजरे हैं और सोचा है कि हार्मीस या लुई विटन जैसे स्टोर वहां क्यों बने हुए हैं? ये कभी सिर्फ एक हैंडबैग बेचने के बारे में नहीं था, बल्कि वे भरोसे के ऐसे स्तंभ थे जो दुनिया को दिखाते थे कि दुबई पैसा लगाने की सुरक्षित जगह है। अगर दुनिया भर के बड़े लग्जरी घराने आज भी यहाँ के फ्लैगशिप स्टोरों पर करोड़ों डॉलर का दाव लगा रहे हैं, तो ये जरूर एक सपनों का स्वर्ग होगा, है ना? लेकिन अप्रैल 2026 की इस जमीनी हकीकत को देखिए। उन गलियारों में अब एक खामोशी छा रही है जो कभी खुलकर पैसा बहाने वाले रईस खिलाड़ियों से भरे रहते थे। जब सुरक्षा के खतरे अमीर खरीदारों को, जो लग्जरी बाजार की रीढ़ माने जाते हैं, जल्दबाजी में शहर छोड़ने पर मजबूर करते हैं, तो LVMH या रिचमॉन्ड जैसे बड़े ग्रुप इंतजार नहीं करते। वे तुरंत अपने काम को रोकने का आदेश जारी कर देते हैं। अब आप दुनिया के सबसे महंगे शोरूम्स को केवल बंद पड़े गोदामों की तरह वीरान देख सकते हैं, जहां ग्राहकों की संख्या कुछ ही हफ्तों में 80% से अधिक गिर चुकी है। विडंबना यह है कि एक भी ग्राहक न होने पर भी इन स्टोरों को अपना बेहतरीन प्रदर्शन बनाए रखना पड़ता है।
सोने की चमक दिखाने के लिए लाइटों को बिल्कुल सटीक एंगल पर सेट रखना पड़ता है। खाड़ी की भयंकर गर्मी से महंगे चमड़े के सामानों को बचाने के लिए एयर कंडीशनिंग को पूरी क्षमता से चलाया जाता है। बड़ी डिजिटल स्क्रीन आलीशान जीवन शैली के विज्ञापन दिखा रही हैं, लेकिन सामने की राहें बिल्कुल सुनसान हैं। बिना दर्शकों का एक तड़कता भड़कता मंच। क्या आप इस भयानक अंतर को देख पा रहे हैं? ये ब्रांड बिना किसी आमदनी के भारी किराया और बीमा खर्च झेल रहे हैं। उनके वीआईपी सलाहकार, जिनके पास कभी लाखों डॉलर के ग्राहकों की लिस्ट थी, अब पेरिस या शंघाई जा चुके हैं। ये कीमती सामान अब फंस चुके हैं, और अगर कूलिंग सिस्टम फेल हुआ तो रेगिस्तानी मौसम इन्हें पल भर में तबाह कर देगा। व्यापार की दुनिया में यदि कोई उत्पाद बिकता नहीं है तो वो संपत्ति नहीं रह जाता, बल्कि एक वित्तीय बोझ बन जाता है। दुबई कभी वो जगह हुआ करता था जहां दुनिया भर के अमीर रईस अपनी हैसियत दिखाने के लिए जुटते थे। लेकिन जब सामाजिक जुड़ाव, आपसी भरोसा और स्थिरता टूट जाती है, तो हीरों की चमक या महंगे डिजाइनर कपड़ों की खूबसूरती अचानक बेमानी हो जाती है। ये स्टोर अब बंद पड़े संग्रहालयों की तरह दिखते हैं, जहां उन चीजों को प्रदर्शित किया जा रहा है जिनकी किसी को जरूरत नहीं है, और ऐसी जगहों पर जहां कोई कदम तक नहीं रखता। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जब कोई पूरा शहर ठोस पत्थर और गारे की बुनियाद पर नहीं, बल्कि केवल खोखले वादों और कागजी दस्तावेजों के सहारे खड़ा किया जाता है, तो अंत में उसका हश्र क्या होता है? दशकों तक दुबई ने केवल आलीशान घर या पर्यटन नहीं बेचा, बल्कि उसने भरोसे पर टिकी एक आर्थिक योजना बेची। ये पूर्ण सुरक्षा का एक बहुत ही लुभावना और जादुई वादा था। एक ऐसा टैक्स हेवन जहां खेल के नियम हमेशा आपके फायदे के लिए तय होते थे। गगनचुंबी इमारतों की ऊंचाई से लेकर कृत्रिम द्वीपों की चौड़ाई तक, हर चीज में दुनिया में नंबर एक बनने की एक कभी न थकने वाली अंधी दौड़ थी। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जैसी भव्य इमारतें कभी भी सिर्फ कलात्मक डिजाइन के बारे में नहीं थीं। वे करोड़ों डॉलर के प्रचार हथियार थे, शानदार और सम्मोहक थिएटर, जिन्हें अमीर वैश्विक अभिजात वर्ग को ये विश्वास दिलाने के लिए बनाया गया था कि यही हमारा निश्चित भविष्य है और आपको इसका हिस्सा बनना ही होगा। लेकिन मार्च 2026 तक आते आते उस खूबसूरत कहानी में एक बहुत बड़ा सिस्टम एरर आ गया। भू राजनीतिक तनावों ने सुरक्षा और आपसी संपर्क के उस भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है जो इस आलीशान वादे की बुनियाद हुआ करते थे। एक खोजी पत्रकार के रूप में जब मैं इस पूरे परिदृश्य को देखता हूं, तो सच सामने आ जाता है। आप और मैं दोनों ही इस कड़वे सच को अच्छी तरह जानते हैं कि एक अनुभवी निवेशक के लिए एक बेशकीमती संपत्ति और एक बेकार बोझ के बीच का अंतर केवल एक ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन तय कर देती है। जब इस क्षेत्र में भू राजनीतिक जोखिम की कड़वी हकीकत विज्ञापन कंपनियों के झूठे प्रचार से कहीं आगे निकल गई, तो वे भविष्य के सौदे, जिन्हें निवेशक कभी पागलों की तरह हासिल करना चाहते थे, अचानक रद्दी का टुकड़ा बनकर रह गए। इनमें उस बुनियादी चीज की भारी कमी थी जो किसी भी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखती है: एक स्थिर और गहरी जड़ों वाला समाज। दुबई लंबे समय से एक ऐसा शहर रहा है जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी, कोई जड़ें नहीं थी। ये सिर्फ आने जाने के लिए बना एक पड़ाव था, ठहरने या जीने के लिए नहीं। जब यहाँ रहने वाले अस्थायी लोग और उनका चलता फिरता पैसा अचानक गायब हो जाता है, तो ये किसी नफरत के कारण नहीं, बल्कि ठंडे और क्रूर गणित की वजह से होता है। तब ये शहर पूरी तरह से उम्मीदों पर टिकी अपनी खोखली अर्थव्यवस्था की डरावनी कमजोरी को उजागर करता है। आज इन सूनी सड़कों पर नजर डालिए। इमारतें आज भी खड़ी हैं, ट्रेन और कैरियर जैसे बड़े एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगातार चल रहे हैं और रेगिस्तानी गर्मी को दूर रखने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दुबई मॉल की नियॉन रोशनियां भी पहले की तरह जगमगा रही हैं, लेकिन ये सब बस एक खाली ढांचा है। सदियों की संस्कृति, इतिहास और सच्चे मानवीय संबंधों पर बसे असली शहरों और महंगे विज्ञापनों तथा टैक्स छूट के दम पर कृत्रिम रूप से खड़े किए गए शहरों के बीच एक बहुत बड़ा और बुनियादी अंतर होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, जब इस व्यवस्था को चलाने वाला भरोसा ही टूट जाता है, तो आलीशान पेंट हाउस से लेकर जटिल वित्तीय समझौतों तक सभी संपत्तियों की कीमत अचानक शून्य हो जाती है। वे सचमुच जम चुकी बेजान संपत्ति बन जाते हैं। यहां मिलने वाला सबक बेहद कड़वा है। जब कभी असीमित समृद्धि का प्रतीक रहे दुबई ब्रांड को अचानक भारी उतार चढ़ाव वाले जोखिम के रूप में देखा जाने लगता है, तो अमीर लोग और उनका निवेश किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करते। वे तुरंत सुरक्षित जगहों की तरफ भागते हैं, जहां कानून का राज हो,
मजबूत समाज हो और ऐसी स्थिरता हो जिसे पैसा रातों रात नहीं खरीद सकता, चाहे आप कितने भी गोल्डन वीजा क्यों ना बांट लें। जब आप और मैं इन आसमान छूती खाली इमारतों को देखते हैं, तो क्या ये हमें तरक्की का प्रतीक लगती हैं या फिर किसी फिल्म का बेहद महंगा और सुनसान सेट नजर आती हैं? जब इस सुनहरे सपने को खरीदने वाला कोई नहीं बचता, तो क्या हम सचमुच एक जीवित शहर को देख रहे होते हैं या फिर सिर्फ मशीनों और ऑटोमेटिक सर्किट के सहारे चल रहे एक भूतिया शहर को? अपने पत्रकारिता के अनुभव में अक्सर मैं खुद से पूछता हूं कि क्या कोई शहर कभी अपनी आत्मा वापस पा सकता है, जिसे केवल झूठी उम्मीदों की बुनियाद पर खड़ा किया गया हो? जब आप आज इन रोशन टावरों, शांत पड़े वाटर फिल्टरों और खाली पड़े फैशन रनवे को करीब से देखते हैं, तो एक खौफनाक हकीकत सामने आती है। ये आलीशान इमारतें भले ही सीना ताने खड़ी हैं, लेकिन इनके वजूद का मकसद कब का खत्म हो चुका है। साल 2026 का दुबई हमारे सामने एक बहुत बड़ा और महंगा सबक है, जो दिखाता है कि रेत पर बने इस शहर की असली कमजोरी मरुस्थल की मिट्टी नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय भरोसे की अस्थिरता है। आपके विचार से दुबई जैसे भरोसे पर टिके शहर को अपनी खोई हुई आत्मा वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए, खासकर आज की इस दुनिया में जहां लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है? ध्यान रहे, इस खोजी रिपोर्ट में दिखाई गई बातें साल 2026 के विश्लेषणों, डेटा और भू राजनीतिक अनुमानों पर आधारित हैं। ये पूरी तरह से निष्पक्ष टिप्पणियां हैं, जिनका उद्देश्य आपको एक व्यापक और गहरा नजरिया देना है, न कि कोई वित्तीय सलाह, निवेश गाइड या किसी संस्था की आलोचना करना। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। अगर आपको हमारी ये खोजी और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट गंभीर और काम की लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले बड़े खुलासे मिस न करें।